नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सियासत की दुनिया में किसी भी फिक्शन से ज्यादा अजीब लगती है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बदनाम सजा पाए यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता से जोड़ती है। हम एप्स्टीन के सनसनीखेज दावों और भारत सरकार के सख्त इनकार की पड़ताल करेंगे। तो सारी कहानी की जड़ है एक ईमेल। सोचिए, 9 जुलाई 2017 को जेफरी एप्स्टीन ने यह लिखा। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और ये काम कर गया। बस एक लाइन, लेकिन इसी एक लाइन ने एक ऐसे सियासी तूफान की नींव रख दी जो आने वाले कई सालों तक भारत में गूंजता रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे आदमी का अजीब सा दावा जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात था, वो भारत में इतना बड़ा सियासी बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकता है। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसी ईमेल की जिसने ये सारी आग लगाई। ये सिर्फ एक चौंकाने वाला दावा नहीं था, इसकी टाइमिंग कमाल की थी। देखिए, एप्स्टीन का ये ईमेल यूं ही हवा में नहीं भेजा गया था। जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 25-26 जून को पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलते हैं। कुछ ही दिन बाद 4 से 6 जुलाई को वो इजराइल का एक ऐतिहासिक दौरा करते हैं और फिर ठीक 3 दिन बाद 9 जुलाई को एप्स्टीन अपना ईमेल भेजता है जिसमें वो इन बड़ी डिप्लोमैटिक कामयाबियों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? शायद। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक और ईमेल सामने आया जिसने इस पहले से ही अजीब कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया। और इस बार कहानी में एक और बड़ा और उतना ही विवादित नाम जुड़ा हुआ था। बात है मई 2019 की। भारत में 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी और ठीक उसके बाद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को एक ईमेल भेजा। स्टीव बैनन जो कभी राष्ट्रपति ट्रंप के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे। मतलब टाइमिंग यहां भी बड़ी दिलचस्प है। इस ईमेल में एप्स्टीन ने एक बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग का जिक्र किया और बैनन और मोदी के बीच एक मीटिंग सेट कराने की पेशकश भी कर डाली। इतना ही नहीं, वो भारत की विदेश नीति पर भी अपनी राय देता है। दावा करता है कि चीन मोदी का मुख्य दुश्मन है और पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी है। सोचिए, ये दावे वो इंसान कर रहा था जिसका भारत की राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और जाहिर सी बात है, ये ईमेल भारतीय सियासत में एक बम की तरह फटे। विपक्ष ने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और इसे सरकार पर हमला करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो सियासी घमासान छिड़ गया। एक तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल दागा, प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन से क्या सलाह ले रहे थे। तो वहीं जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय गरिमा का मामला बताकर प्रधानमंत्री से सफाई मांग ली। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्ष पर यह कहकर पलटवार किया कि वो प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। अब जब सियासी दबाव इतना बढ़ गया तो भारत सरकार को जवाब देना ही था और उनका जवाब बहुत साफ और सख्त था। सरकार के इनकार का जो सबसे यादगार हिस्सा था वो शायद उनके इस्तेमाल किए गए शब्द थे। विदेश मंत्रालय ने एप्स्टीन के दावों को ट्रैशी रूमिनेशंस कहा, मतलब कचरा जैसे ख्यालात। ये शब्द ही बता देता है कि वो इन दावों को कितनी हिकारत से देखते थे। तो सरकार का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हाँ, पीएम मोदी इजराइल गए थे, यह सच है, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ एक सजायाफ्ता अपराधी के दिमाग की उपज है और इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। मतलब साफ था, किसी भी तरह की बातचीत का कोई सबूत नहीं है, जीरो। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम सवाल पर। सबूत कहाँ है? क्या इन सनसनीखेज दावों के पीछे कोई भी ठोस सबूत है? इसका जवाब एक सीधा और साफ शब्द है, जीरो। आज तक पीएम मोदी और जेफरी एप्स्टीन के बीच किसी भी तरह के लिंक का एक भी सबूत सामने नहीं आया है। और बात सिर्फ सबूतों की कमी की नहीं है, बल्कि ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिटी नोट्स ने साफ किया कि ये ईमेल किसी सीधी बातचीत का सबूत नहीं है। यहाँ तक कि एआई असिस्टेंट ग्रोक ने भी यही कहा कि रिपोर्ट्स में सिर्फ ये जिक्र है कि एप्स्टीन ने एक मीटिंग कराने की बात की थी, ये नहीं कि मीटिंग हुई थी। मतलब किसी भी भरोसेमंद सोर्स ने आज तक ये साबित नहीं किया है कि ऐसी कोई मुलाकात कभी हुई भी थी। तो आखिर में हमारे सामने ये एक परेशान करने वाला सवाल रह जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सच और तथ्य कहीं खो जाते हैं, क्या वहां बस सबसे अच्छी गढ़ी हुई कहानी ही जीतती है? ये पूरा वाकया हमें आज की राजनीति में इन्फॉर्मेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने और एक कहानी गढ़ने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।